नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और पांचों सीटों पर 2 चुनाव से ही बीजेपी की जीत हो रही है। इस बार के चुनाव में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी विजय रथ को रोक पाएगी? चुनाव की तैयारियां तो दोनों ही पार्टी कर रही हैं, लेकिन तैयारी में बीजेपी कांग्रेस से कुछ आगे चल रही है। देहरादून में बीजेपी मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने तमाम प्रदेश के मीडिया प्रभारियों और प्रवक्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। अनिल बलूनी ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया में किस तरीके से सरकार की उपलब्धियां गिनानी है और किस तरह से प्रचार प्रसार करना है, इसका पाठ पढ़ाया। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि इस कार्यशाला का मकसद लोकसभा चुनाव में एक बार फिर 5 सीटों पर जीत हासिल कर जीत की हैट्रिक लगाना है। उधर कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और 2024 के चुनाव में 5 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी उत्तराखंड प्रदेश की हमारी कार्यशाला रही है और मीडिया से जुड़े सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पे इस संकल्प के साथ कि उत्तराखंड की 5 सीटों को फिर से जीत के जो हैट्रिक है, केंद्र में भी हैट्रिक और राज्य में भी हैट्रिक कैसे बनेगी, इस सब पे चर्चा हुई और सब लोग पूर्ण विश्वास के साथ कि दोबारा उत्तराखंड की 5 सीटें, तिबारा उत्तराखंड की 5 सीटें जीतकर एक नया कीर्तिमान बनाना हम लोगों ने है और उत्तराखंड की जनता की और सेवा करना। जिस प्रकार से हम लोगों की माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि आगामी जो दशक है वो उत्तराखंड का हो, उसके लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। यही आज हम लोगों को चर्चा हुई। भाजपा अपनी कार्यशालाएं आयोजित कर रही है। अब गांव-गांव में प्रवास के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव सिर पर है और भाजपा इस प्रकार की एक्सरसाइज करती रही है और कर रही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आज गांव के लोग पूछ रहे हैं, बेरोजगार पूछ रहे हैं, महिलाएं पूछ रही हैं कि 5 साल तक भाजपा के नेता कहाँ थे, इनके मंत्री कहाँ थे, इनके विधायक कहाँ थे, जब जनता भारी दुख में थी, रोजगार की लड़ाई लड़ रही थी, बेटियां अपनी सुरक्षा की आवाज उठा रही थी, गांव के लोग, पहाड़ के लोग जो है विकास के बारे में पूछ रहे थे, तब तो भाजपा के नेता और इनके मंत्री लगातार जो है दूसरे राज्यों में घूम रहे थे। युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, हर विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर अपनी कार्यशालाएं आयोजित करेंगे और सरकार की जो भी जन विरोधी नीतियां हैं वो कैसे जनता के बीच ले जानी है, उस पर हम जो है रणनीति बना रहे हैं और लगातार जो है दिल्ली में भी सलाह मशवरा चल रहा है। जो हमारे लोकसभा प्रभारी हैं उनकी बैठकें हो चुकी हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है। किसी भी हाल में जो है इस बार इस राज्य से भाजपा को जो है खाली हाथ भेजना है, ये जनता ने तय कर दिया है और जनता के हर सुख दुख में जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी। तो 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और किसकी कितनी तैयारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही फोरफ्रंट पर नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोप अप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता किसे अपना समर्थन देगी, ये तो आगामी चुनाव में देखना पड़ेगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, किसकी कितनी तैयारी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन पिरसाली, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी, कांग्रेस वरिष्ठ नेता है, लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दीपक रावत, यूकेडी नेता है और सुभाष झा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। नवीन पिरसाली जी, पहला सवाल ये, शॉर्ट में आपका वक्तव्य कि आखिर जो आज की कार्यशाला हुई उसकी रणनीति क्या थी, उसके पीछे मकसद क्या था? देखिए, आज की कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य पार्टी के विजन को और हमारे माननीय नेताओं के विचारों को जनता तक प्रभावी तरीके से कैसे पहुंचाया जा सकता है, उस पर कार्यशाला आज माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय राष्ट्रीय प्रभारी हमारे मीडिया के अनिल बलूनी जी के मार्गदर्शन में आज संपन्न हुई और बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। लेकिन तात्पर्य ये है कि हम मीडिया में अपनी प्रभावी तरीके से अपनी बातें रखें और जनहित की जो बातें हैं उनको जनता तक पहुंचाएं और जनता के जो काम हैं उनको करें और इस तरह से जो सरकार और जनता का समन्वय है उस पर ध्यान दिया गया। बिल्कुल। आशीष सैनी जी, क्या कहेंगे, कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है इन तैयारियों के बीच? एक राष्ट्रीय पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम लोग भी लगातार बराबर अपनी तैयारी को करने में लगे हुए हैं। इससे पहले हम लोग अपने सभी बूथ के पदाधिकारी हैं उनसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी संवाद कर चुके हैं। उससे पहले हमारी मैनिफेस्टो कमेटी, उससे पहले
हमारा जो स्क्रीनिंग कमेटी के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और सोशल मीडिया से लेकर बूथ मैनेजमेंट और वार रूम की जो पूरी टीम है वो तैयार है। जी हमारा काम करने का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि कैसे हम ये जो सरकार की सच्चाई है इसे लोगों तक लेके जाए। जी वो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण उसी का एक क्रम है और वर्तमान में हम लोगों के सामने केवल उन विषय को रख रहे हैं जो जिससे वो प्रभावित है। सरकार और मीडिया जो भाजपा का सोशल मीडिया है वो केवल मुद्दों से भटकाने में लगा हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठाइए, लगातार आप देखेंगे कि उसमें इधर उधर की बातें ज्यादा होंगी, लेकिन जनता के लिए सामाजिक न्याय की, आर्थिक रूप से मजबूती की एक बड़ा विज्ञापन तो मिलेगा कि हम 5वीं इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 3री इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और ये, लेकिन गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर बढ़ा है जी वो लोगों तक समझाना बहुत जरूरी है कि वो हेडलाइंस पर काम करने के बजाय ग्राउंड पर जो लोगों के सामने समस्या है और लोग भी उन समस्याओं के आधार पर मतदान करें, ना कि उन मुद्दों पर जो केवल बनाए गए हैं और दिखाए गए हैं। जी इसलिए दीपक हमारी रावत जी तैयारी पूरी है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। दीपक रावत जी, ये रही राष्ट्रीय दलों की बातें। क्षेत्रीय दल का क्या हाल है, आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? देखिए देवदर्शन जी, क्षेत्रीय दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए हम लोग भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्यवश इसमें सच है कि कुछ कारणवश हम लोग, हमारा संगठन जो है इतना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें पता है कि एक मजबूत विपक्ष की अगर हमें भूमिका निभानी है तो संगठन को जरूर मजबूत करना पड़ेगा और उसी को मजबूत करने की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं और लगातार हम पहले भी कह चुके हैं कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर देने की स्थिति में नहीं है और राष्ट्रीय पार्टियों को, और हम अपना एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जरूर निभाएंगे। बिल्कुल। सुभाष जाजी, इन सब आरोप प्रत्यारोपों के बीच में, कार्यक्रमों के बीच में आपको क्या लगता है किसकी तैयारी कितनी है 2024 के लिए? देखिए, भाजपा, इसमें कहीं संशय नहीं है कि भाजपा के का जो सोशल मीडिया है वो ज़्यादा सशक्त है कांग्रेस से। इसमें भी कहीं दो राय नहीं है कि कांग्रेस में तथ्यात्मक बातें ज़्यादा होती हैं, भाजपा में तथ्यात्मक बातें कम होती हैं। लेकिन बावजूद इसके जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में, जितना प्लान वे में भाजपा का काम होता है उतना कांग्रेस नहीं कर पाती। उसके दो कारण है। एक कारण तो ये है कि भाजपा का अपना संगठन तंत्र जो है वो काफ़ी मजबूत है, कांग्रेस का संगठन तंत्र उसके आगे कमज़ोर है। दूसरी बात, गुटबाजी भाजपा में भी है, लेकिन भाजपा की गुटबाजी जो है, जो भाजपा के प्रमुख हैं उनके नियंत्रण में है। यहाँ कई जगह ऐसा लगने लगता है कि यहाँ के अध्यक्ष के बाहर हो गया है, पार्टी कई नेताओं के बानी से अच्छा मैसेज नहीं जाता है। इस पर कांग्रेस कितना कमांड कर पाती है, एक चीज़। दूसरा, जो अभी राम, जय श्री राम और जय हनुमान और जय राम ये जो चला है, इसमें कांग्रेस इसको कितना अपने को इसमें ढाल पाती है और इसकी काट कैसे ढूंढ पाती है, ये भी एक मुद्दा रहेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को चाहिए कि यहाँ के रघुनाथ मंदिर का भी अगर मुद्दा कांग्रेस उठाए तो वो कांग्रेस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर, वहाँ राम जी का विग्रह का मूर्ति बहुत पहले से है और ये हमारे उत्तराखंड की धरोहर है और वर्षों पुरानी, हजार साल पुरानी है। राम जी वहाँ आकर के तपस्या किए थे। राम जी का स्वयं का बनाया हुआ, ये मोदी जी का बनाया हुआ नहीं है। लेकिन उस पर भाजपा कभी नहीं गई। वहाँ भाजपा के ना कोई मंत्री जाते हैं, ना कोई ऑफिशियली तो बिल्कुल ही नहीं जाते। तो इसलिए कांग्रेस को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर थोड़ा सा संतुलन अयोध्या के राम जी और देवप्रयाग के राम जी में थोड़ा सा संतुलन बनेगा। लेकिन ये हम लोग पत्रकार हैं, इसमें हम लोग सलाह ही दे सकते हैं, बाकी तो कांग्रेस पार्टी करेगी अपना काम। बिल्कुल, ये है। आशीष सैनी जी, सवाल आपसे इसलिए उठता है क्योंकि आपने कहा कि आपके कई कार्यक्रम हुए, चाहे मैनिफेस्टो बैठक हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आए हों, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा झटका ये था कि जिस दिन आपके तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में होना चाहिए था, वहाँ एक बड़ा हिस्सा जो है बीजेपी कार्यालय में पहुंचा और वहाँ पर सदस्यता ग्रहण कर ली। क्या आपको लगता नहीं कि आपकी इतनी कोशिशें जो चल रही है उसको आप ही के नेता कार्यकर्ता पलीता लगा रहे हैं? इसमें थोड़ी सी असहमति देता हूँ। दल बदल में भारतीय जनता पार्टी के जो निर्माण है, उत्तराखंड का जो संगठन है और साथ ही जो पूरे भारत जनता पार्टी का जो पूरा स्वरूप दिखाई देता है, इसमें भी आधे से ज्यादा की हिस्सेदारी कांग्रेस अथवा अन्य दलों की है। भारतीय जनता पार्टी के खुद के दलों की तैयारी कम है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बार बार संगठन को मजबूत करने की बात और इस तरह की बातों को करती है, निश्चित रूप से उनका संगठन इसलिए मजबूत है क्योंकि हजारों करोड़ रुपए जो इधर उधर से लूट का है वो सब लगाया गया है। तो और जो हमारे यहाँ जो भी काम करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे करें, चाहे वार रूम मैनेजमेंट का काम करें, हम लोग उसे ग्राउंड पे करते हैं और अपने संसाधनों से करते हैं।
बीजेपी के 30,000 लोगों को अपॉइंट कर रखा है मोटी मोटी सैलरी देकर। आज एक राजनीतिक दल चलाने के लिए हमें इतनी अधिक सैलरी देने की या इतनी करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई की आवाज है, वो जगह अंधेरे को चीरने के लिए केवल एक दिए की रोशनी काफी है। तो उसी तरह से सच्चाई की आवाज है। बीजेपी से डरती है और कुछ लोगों को तोड़ मरोड़ कर दाएं बाएं लेकर, जैसे अभी नीतीश कुमार जी को ले गई, कभी किसी को ले गई, तो ऐसे करके वो कैसे भी करके अपने आप को बचाने में लगे हैं। 38 दलों का महागठबंधन बना हुआ था देश में, जिसका प्रचार बीजेपी के लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उस नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी जो हर वक्त उन्हें पानी पी कर कोसते थे। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की बढ़िया सरकार चल रही है। बहुत बड़े धाकड़ धामी है जो केवल अपराधियों और खनन माफिया को छोड़कर बाकी सब पर धाकड़ है। उन्हें एक पूर्व विधायक की आवश्यकता पड़ी कि कैसे भी करके उनकी जो ढीली ढुली सरकार है वो थोड़ी टिकी रहे। और एक मैं आपको बताऊं, भाजपा का पूरा एजेंडा केवल इस बात पर है कि अगले दिन सुबह अखबार में क्या छपे, एक न्यूज बनाने तक के टिके हुए हैं, लेकिन जो सच्चाई है लोगों से दूर है। लेकिन आशीष जी छोटा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। आप लोग कहते हैं नैतिकता की बात, आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि वो पूरी कांग्रेस और अन्य दलों से बनी हुई पार्टी है, तो ऐसा कांग्रेस में क्या नहीं है जो भाजपा में है कि आपके खुद के नेता यहाँ नहीं टिकते और कुछ रुपयों के लिए या फिर पद के लिए आपकी पार्टी छोड़ देते? मैं बिल्कुल आपकी बात का उत्तर देना चाहूंगा और ये आपने बिल्कुल सही वक्त पे सही सवाल पूछा है। हमारे पास लूट और खसोट करने के लिए मौके नहीं है और हम लोगों के पास उस नहीं तो तरह करते का आप फंड नहीं है जो इधर उधर से लूट खसोट कर लाया जाता है। इस कारण से हमारे यहाँ से लोग लालच में दूसरे बीजेपी में विशेष रूप से भाग जा रहे हैं। वो जो भी चाहे वो माननीय विधायक रहे हो या माननीय सांसद, अगर उन्होंने ज्वाइन की है तो आप देखेंगे कि दल बदल करते वक्त उनका मुख्य उद्देश्य केवल उनका लालच था, जो उनको बैग भर भर के रुपए हेलीकॉप्टर से मंगा कर दिए जाते हैं। उनका कारण क्या है? वो यही है कि वो लालच में गए हैं। मैं 9 विधायक जो हमारे 2017 में बीजेपी में गए थे, उनका आप सामने से उठाकर देख लीजिए, उनका केवल एकमात्र उद्देश्य था लालच। उनकी कहीं कोई नाराजगी नहीं थी, कहीं कोई ऐसा मैटर नहीं था। और आज भी जो लोग पदों के लालच में कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी में गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, चाहे वो आरपीएन सिंह है, बीजेपी आज भी उनको सौतेला मानती है। और कांग्रेस के जो लोग इस तरह की सोच रखते होंगे कि उनको बीजेपी में जाके कुछ मिल जाएगा, तो पूरा एक उदाहरण। और साथ में जो सहयोगी दल है, बीजेपी तो अपने सहयोगी दलों को खाने का काम कर रही है, लगातार उनको खत्म करते जा रही है। तो ये बात सहयोगी दल भी समझते हैं, लेकिन ईडी के दबाव में आप देखिए कि बिहार की सरकार जैसे ही पलटी, तुरंत ईडी वहां पहुंच गई, झारखंड में ईडी पहुंच गई, मध्य वहां पर कलकत्ता में पहुंच गई, ऐसे ही अरविंद कुमार केजरीवाल के पीछे लगी है। तो ऐसे करके ये लोग टारगेट करके उनको कर रहे हैं कि आप गठबंधन का हिस्सा ना बने। मात्र 26 दलों का जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन था, उसको बदनाम करने के लिए कितना अधिक इन्होंने ताकत लगाई। कभी उसे इंडी गठबंधन बोला, कभी उसको कुछ और बोला, कभी इंडिया के खिलाफ बोलने लगे कि इंडिया विदेशी शब्द है और भारत स्वदेशी शब्द है। मतलब तमाम नौटंकियां इस सरकार में की गई है और इनके सोशल मीडिया में की गई है। वर्तमान में स्थिति ये है कि जो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है, उसमें भी ये जाल में फंस गए हैं। आज स्थिति है कि भगवान राम के नाम पर ये वोट मांगते मांगते अब स्थिति ये आ गई कि अब नहीं मांग पा रहे हैं। उनका मंदिर बन चुका है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी, तमाम धर्म गुरुओं की आलोचनाओं के बावजूद भी इन्होंने जबरदस्ती श्री राम मंदिर का उद्घाटन केवल इसलिए किया ताकि आचार संहिता लगने से पहले इसके नाम पर वोट मांगी जा सके। लेकिन हिंदुस्तान की जनता प्रभु श्री राम में विश्वास रखती है। भाजपा को भगवान का दर्जा नहीं देती। कुछ इनके बीजेपी के लोग हैं जो आज भी इनके नेताओं को भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान को मोदी से और अमित शाह से नीचे रखने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग आज इनके प्रति, इनके विरुद्ध मतदान करेंगे। और उनका मतदान का मूल आधार ये नहीं होगा कि इन्होंने राम मंदिर के विषय में गड़बड़ियां की हैं। हमारे मांग ये है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और तमाम ऐसे मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर जनता मतदान करेगी। और हम जनता के पक्ष में उसी जागरूकता के साथ अपने सोशल मीडिया को भी, अपनी टीम को भी, अपने पदाधिकारियों को लगाए हुए हैं जो ईमानदार और सच्चे पदाधिकारी है, सच्चे लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। आज वो हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। दिव्य दर्शन जी, आपसे मेरा छोटा सवाल है, इससे पहले अपनी बात रखें। यहाँ पर आप लोगों पे आरोप ये लगता है कि आप जो लालची, जो पद के लालच में आते हैं या पैसों के लालच में आते हैं, आप उनको पार्टी में ले लेते हैं और जब वो पार्टी छोड़ते
हैं तो उन्हीं नेताओं को कोसा जाता है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब आपकी पार्टी में आते तो वो साफ हो जाते हैं या कोई आरोप? क्योंकि अभी नीतीश कुमार का हाल एग्जाम्पल है कि आपके कई नेता उन्हें कोसते थे लेकिन उन्हीं के बगल में खड़े होकर शपथ ले रहे हैं। मैं आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं फिर माननीय प्रवक्ता कांग्रेस के जो कह रहे थे कि हमें लूट का मौका नहीं मिल रहा है, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है और उनके लूट के मौकों को सारा बंद कर दिया है माननीय मोदी जी ने अपने संतुष्टिकरण की राजनीति से। आज कांग्रेस बिलख रही है, कांग्रेस बेरोजगार हो गई है, वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। अब मैं आपके उस पर आता हूं, हम किसी के ऑफिस या दफ्तर नहीं जा रहे कि आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल को जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, राज्य सरकार के नेतृत्व में हुआ है, उससे प्रभावित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या नहीं किया, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे डोमेस्टिक लेवल पर हो, हर जगह भारत की साख बड़ी है, भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है। अब ये बोले थे कि 5वीं अर्थव्यवस्था हो नहीं रही है, हो चुकी है 5वीं अर्थव्यवस्था, अब तीसरी अर्थव्यवस्था की बारी है और तीसरी बार हैट्रिक लगने की बारी उत्तराखंड से भी है और केंद्र में भी है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस परास्त हो चुकी है, कांग्रेस पस्त हो चुकी है, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना काम का ब्यौरा लेकर जनता के पास जा रही है, जनता एप्रिशिएट कर रही है उस चीज को और तब हो रहा। आज नितिन जी भी अगर नीतीश बाबू भी अगर उनकी भी नैया डगमगाई तो मोदी जी के प्रभाव के आगे डगमगाई है। आज ममता दीदी बंगाल से बोल रही है कि हम अकेले लड़ते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं जाते, तो कांग्रेस की दुर्गति को देख के बोल रही है। तो बंगाल से लेके पंजाब तक और बिहार तक सारा जो गठबंधन बनाया था भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो इन्होंने साजिश रचने की कोशिश की थी इंडिया अलायंस के नाम से, मैं यही जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में क्या इतने एक्सपीरियंस नेता नहीं है या इतने कैपेबल नेता नहीं है कि आपको अन्य पार्टियों से आप शामिल कराते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि मोस्टली आपकी जो कैबिनेट है उसमें भी कई कांग्रेस से छोड़े हुए मंत्रियों को, नेताओं को मंत्री पद मिला है। कई ऐसे जो कांग्रेसी है वो कई बड़े पदों में आपके वहां पर हैं। तो क्या आपकी अपनी पार्टी में लोग कम पड़ गए हैं कि आपको और जगह से लोग और पार्टियों से चाहिए हो रहे हैं? देखिए, पार्टी क्या है, पार्टी एक विचार है, उस विचार से लोग जुड़ते हैं और वो बड़ा होता जाता है। अगर उसको वो पार्टी बड़ी हो रही है तो उसको छोटा थोड़ा करके उसको पर थोड़ा काटे जाएंगे। हम तो अपनी पार्टी का विकास कर रहे हैं, अपने दल का बल बढ़ा रहे हैं और अपना हमारे दल का बल बढ़ रहा है। कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, कांग्रेस बेरोजगार हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, 2047 तक इसको विकसित भारत बनाना और अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, इस देश के जो अंतिम व्यक्ति है उसकी प्रगति को लेकर जो हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प में हमें सबका सहयोग चाहिए और उस संकल्प में जो सहयोग करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी उनको क्यों नकारेगी? भारतीय जनता पार्टी सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, सबका सहयोग, सबके प्रयास और सबके विकास की बात करती है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो विचारधारा में है कि देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं उनका स्वागत है और लोग आकर्षित होकर आ रहे हैं। हम किसी के दफ्तर नहीं जा रहे हैं, किसी के घर नहीं जा रहे हैं, हम कांग्रेस के दफ्तर नहीं गए थे। कांग्रेस के माननीय खड़गे जी यहाँ पर आए थे, अध्यक्ष जी आए थे, आपने देखा कि क्या हाल कांग्रेस का उस मंच पर रहा, सारे लोग अपनी अपनी पार्टियां लेके आए हुए थे। तो अब आज के डेट में जो अगर उत्तराखंड में देखें, चाहे कांग्रेस को सेंटर में देखें, तो कांग्रेस के अंदर ही कई दल हैं और उन दलों का गठबंधन बनाने की कांग्रेस को जरूरत है। कांग्रेस बाहर के गठबंधन को नहीं, अंदर के गठबंधन को आज मजबूत करने की जरूरत है, तब जाके कांग्रेस कुछ कर दे। नहीं तो परिवार और पार्टी को बचाने में जो लगे हुए हैं लोग, वो पार्टी खत्म हो जाएगी, वो परिवार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। आशीष सैनी जी, आऊंगी आपके पास, लेकिन दीपक रावत जी, यहाँ पर दो राजनीतिक जो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जो खास बात इनमें है कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, दल बल की तो यही राजनीति है चुनाव से पहले। लेकिन ये बात आपके साथ क्यों नहीं होती? आप तो क्षेत्रीय दल हैं, आप क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, आपसे जनता ज्यादा रिलेट कर सकती है, तो आपकी आइडियोलॉजी लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही कि आपका कुनबा अभी भी छोटा सा है? दिव्य दर्शनी जी, ये सोचने और चिंतनीय का विषय जरूर है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से उठाता रहा है। उत्तराखंड बनने से पहले भी उठाता रहा है और उत्तराखंड बनने के बाद लगातार। लेकिन क्या कारण रहे हैं कि जनता हमारे मुद्दों पे ना चिंतन करती है, ना मंथन करती है और ना ही वोट देती है। लेकिन हमारी जो एक राजनीतिक मजबूरी ये है कि हम अपने मुद्दों से ना हट सकते हैं। जहाँ भी कोई राजनीतिक मंच नजर आएगा या नजर आता है, हम वहाँ पर उन मुद्दों को जरूर उठाते हैं। आज इसका आप उदाहरण देख लीजिए, हम मूल निवास की बात करते हैं, हम भू कानून की बात करते हैं, तो ये अब जाके जो राष्ट्रीय दल है वो इस पे बात करने की बात कर रहे हैं। 22 साल लगे राष्ट्रीय दलों को इस बात पे मानने में। आज भी हम कहते हैं
कि इस प्रदेश को यूसीसी की जरूरत नहीं है, इस प्रदेश को यूसीसी से पहले मूल निवास की जरूरत जी। है। आप मूल निवास की व्यवस्था पहले स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद आपको जो करना करिए। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो यूसीसी को पहले लागू करना चाहती है, जबकि जो वास्तविकता ये है कि इस प्रदेश में जो जमीन वाले जिनके पास जमीन बची हुई है उन्हें एक सख्त भू कानून की जरूरत है। जो मूल निवासी है, सुदूर रहने वाले हैं, उनको मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत है। लेकिन जो प्राथमिकता है वर्तमान सरकार की वो यूसीसी लागू करने की है, तो हम तो इसका विरोध करते हैं। हम तो कहते हैं कि यूसीसी से पहले आप यहाँ के लोगों को मूल निवास दीजिए, यहाँ के लोगों को एक सख्त भू कानून दीजिए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। लेकिन जो विषय हम बोलते हैं उसमें जनता जो है, जो आज जिस तरीके से जो वातावरण बना हुआ है या भारतीय जनता पार्टी द्वारा या राष्ट्रीय दल द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं पर जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो गौण हो चुके हैं। इसी वजह से जो जनता है ना तो वोट करती है, ना ही उन पे विचार कर पाती है जिन विषयों पे उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा प्रखर रहा है। बिल्कुल सुभाष झा जी, हम यहाँ पर कल भी बात कर रहे थे जब गोविंद सिंह कुंजवाल जी का सवाल आया था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर सकूं, चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में सवाल फिर वही आता है, क्या मुद्दे से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए पद की इच्छा रखना है? या अपेक्षा सभी की होती है राजनीति में, लेकिन ठीक चुनाव से पहले अपनी अपेक्षाएं पूरी करना कितना आपको लगता है सही है? देखिए, आज के डेट की यह कड़वी सच्चाई है कि अगर पैसा नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये बात चुनाव आयोग भी जानता है, ये बात राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं जी। और आज जो ये दल बदल आप देख रही हैं उसका मुख्य कारण पैसा है। मुख्य कारण पैसा ये है कि आज के डेट में भाजपा के पास, भाजपा के कोष में जो जितने करोड़ रुपए हैं, जितने हजार करोड़, उस अनुपात में कांग्रेस के पास कितने पैसे हैं? वहाँ 1 का 10वां हिस्सा भी नहीं है। तो जाहिर है इस परिस्थिति में भाजपा एग्रेसिव होकर के खर्च करती है, एग्रेसिव होकर खर्च करेगी। सरकार भाजपा की है तो सरकार के भी एक अपने आकर्षण है और सरकार के में रहने के भी एक अपने मजे हैं। उसका फायदा जो है राजनीतिक दल और राजनीतिक संगठन के लोग उठाते हैं। लेकिन मूल चीज इसमें एक चीज था जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। पिरसाली जी को भी मैं इशारा करूंगा, समझेंगे। पहले जो था हर छात्र संगठन थे, हर एक पार्टियों के आज भी हैं, लेकिन अब अगर पूछा जाए कि छात्र संगठन से उपजे हुए कितने नेता विधानसभा में हैं और कितने नेता लोकसभा में हैं, तो उनकी संख्या 5%, 2% भी नहीं होगी पार्टियों में। और सब आउटसोर्सिंग नेता जो मोटे पैसे लेकर के चंदा देकर, चंदा कहिए या पार्टी फंड में कहिए या पार्टी के नेता को जाकर के उनको दान कहिए, दक्षिणा कहिए, घूस कहिए, जो कहिए, वो देते हैं और फिर वो टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं। और वो कार्यकर्ता जो बचपन से पूरी जिंदगी जिसने गुजार दी पार्टी में, उसको तवज्जो नहीं मिलती है। तो जाहिर है वो भावनात्मक तौर पर पार्टी में आया था, वो पार्टी में पला बढ़ा, वहीं से उसकी परवरिश हुई। तो वो कार्यकर्ता जब पीछे छटता है तो वो कार्यकर्ता आपके साथ भावनात्मक नहीं होता। और ये जो लोग खेल खेलने आए हैं, जिनके लिए कांग्रेस और भाजपा कोई माने नहीं रखती, सिद्धांत कोई माने नहीं रखता, वो लोग सीधा सीधा पैसे देके एंट्री पाते हैं और कार्यकर्ता विवश होते हैं। इसलिए कि कार्यकर्ताओं के पास तो पैसे है नहीं, वो विवश होता है स्वीकार करने को उनके नेता के तौर पर, और उनको भी पैसे दिए जाते हैं कि आप जयकारा लगाओ। नतीजा होता है कि आपको पता चलता है कि हरक सिंह रावत कभी यहाँ थे, हरक सिंह रावत कभी यहाँ हैं, फिर हरक सिंह रावत कभी वहां चले गए। ऐसे एक नेता नहीं है, ऐसे दर्जनों नेता हैं, केंद्र में भी हैं, यहाँ भी हैं। और इस बात को भाजपा भी अच्छी तरीके से जानती है। और यही पलायन आज कांग्रेस का है। कल जब सरकार बदलेगी फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे कांग्रेस के पास भी फिर यही स्थिति होगी। आज नहीं, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, जब भी। तो सरकार बदलने के साथ हमेशा 30 से 40% नेताओं का पलायन आना और जाना बना रहता है। बिल्कुल, उसका पैसा से लेना देना है, उसका सिद्धांत और पार्टी के प्रति समर्पण से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किसकी तैयारी कितनी और कौन कौन सी बातें जो हैं ध्यान में रखने वाली हैं, किन बातों से फर्क पड़ रहा है पार्टी की तैयारियों में और उससे लोकसभा चुनाव के नतीजों पर क्या फर्क पड़ेगा। हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं 2024 के लिए तैयारी किसकी कितनी और किन मायनों में खास होने वाला है हर राजनीतिक दल के लिए, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दल। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। ब्रेक में जाने से पहले सबके वक्तव्य हमने ले लिए थे और सबसे जानने की कोशिश भी की थी कि कमी कहाँ पर है। लेकिन आशीष सैनी जी, सवाल आपसे मैं फिर पूछूंगी क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप एनडीए गठबंधन पर सवाल उठाते हैं तो सवाल फिर इंडिया गठबंधन पर इसलिए उठता है सर कि
इंडिया कम से कम एनडीए गठबंधन में सभी को पता है कि बीजेपी मजबूत है तो वो साथ में आते हैं, लेकिन शायद आपके दलों को, जो आपके साथी दल हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस कांग्रेस में नहीं है कि आप लोग क्लियर विनिंग पोजीशन में हैं, तो वो या तो आपको सीट शेयरिंग में मात दे रहे हैं या फिर आपका साथ छोड़ रहे हैं। मैं इस बात पर आपकी सहमति रखता हूँ। हमारे जो सहयोगी दल हैं, कहीं कहीं एक उनके मन के कोने में शायद एक संभावना है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार में आ जाए। तब उनको डर लगता है कि उनके प्रति केंद्र की जो सरकार वर्तमान में रवैया अपनाए हुए है, शायद उसी को रिपीट कर दे। और अभी मैंने देखा कि अभी दो चीजें हमारे प्रवक्ता ने रखी थी अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के बारे में बात रखी। कांग्रेस के पास विजन है आज भी, और विपक्ष में बैठने के बावजूद भी हम देश को चलाने के लिए विजन रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिशाहीन है। मैं दो बात आपके सामने रखूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में लिया है, और नीतीश कुमार जी देश के पहले ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में है जिन्होंने जातिगत जनगणना को शामिल किया और उसकी घोषणा की। आज क्योंकि अब वो एनडीए का पार्टनर है और भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, तो क्या नीतीश कुमार जी उस घोषणा को वापस लेंगे या भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएगी? दूसरा मुद्दा राज्य से जुड़ा हुआ है। राज्य में एक तरफ तो बीजेपी बात करती है कि मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, उसका प्रारूप स्वरूप कैसा होगा उसके बारे में। दूसरा ये कहते हैं कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का उत्तराखंड का जो कानून है, इसको 2 फरवरी को लाने जा रहे हैं। एक तरफ आप समान नागरिकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप नागरिकों में भेदभाव की बात करते हैं। आप एक साथ दोनों काम कैसे कर सकते हैं? के.एन. गोविंदाचार्य जी ने 1998 में अपने वक्तव्य में कहा था कि भाजपा मुखौटों की पार्टी है और इसका एक मुखौटा आरएसएस है। और आरएसएस को मैं इसलिए इंगित कर रहा हूँ, आरएसएस हमेशा अपने कार्यक्रमों में अपने हर जगहों पर बोलते हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, माननीय सांसद और माननीय मंत्री हैं जितने भी हैं, उनके यहाँ पर जो निजी सचिव भी है वो सब आरएसएस से कैडर से आते हैं। वो कौन है, कहाँ से आते हैं, वो कोई लेना देना नहीं है। और आज इस पूर्ण बहुमत की केंद्र और राज्य की सरकार में यदि सबसे अधिक दुखी कोई राजनीतिक व्यक्ति है, सबसे अधिक बेरोजगार कोई और ठगा गया व्यक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हमारे प्रशाली जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग बेरोजगार हो गए। कांग्रेस के लोग बेरोजगार नहीं हुए। कांग्रेस के लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, आप ही ने कहा था सैनी जी कि हमें लूट का मौका नहीं मिल रहा। आप ही ने इसी चैनल पर अभी कहा थोड़ी देर पहले कि हमें लूट का मौका नहीं मिल रहा। अब आप भाषण दे रहे हैं। सुन लीजिए, ये आपका शब्द है। आपने तो लूट के मौके बंद कर दिए ना, आपके लूट के मौके बंद कर दिए। आप जो कहेंगे, आपके कहने से कुछ नहीं होता। जनता जो जनादेश दे रही है, जनता को जो सुविधाएं दी जा रही है सरकार द्वारा, जनता उसका मैंडेट दे रही है। प्रचार का हिस्सा बनने के लिए अगर आप देखिए, यहाँ कांग्रेस के कहने से नहीं होगा। आप ऐसा आकर्षण पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा आकर्षण क्यों पैदा नहीं कर पा रहे हैं? बीच में इंटरफेयर 4 लोग, अरे तो इंटरफेयर आपने आपने बात की नहीं, आप मौका दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी पार्टी में ऐसा आकर्षण क्यों पैदा नहीं हो रहा? सैनी जी, आप क्यों आकर्षण पैदा नहीं कर पा रहे? ऐसा क्यों आकर्षण पैदा नहीं करके 4 कार्यकर्ता आपके पास आ जाएं? 4 कार्यकर्ता आपके पास आ जाए, ऐसा आकर्षण क्यों पैदा नहीं कर पाए? क्या कोई ज्वाइनिंग किया आपने यहाँ पर? तो राम मंदिर कोई ज्वाइन हुआ कांग्रेस में? पर वोट नहीं कोई हुए। कार्यकर्ता ज्वाइन हुआ? बहुत आराम से हो रहा है। क्या कोई कार्यकर्ता भगवान ज्वाइन राम हुआ? के पीछे छुपने की कोशिश ना करते। यही कारण है। भगवान राम के पीछे सारी सृष्टि जैसे ही हम अपना पक्ष भगवान राम के पीछे सारी सृष्टि अपनी तरफ से बोलना शुरू कर देते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है। और एजेंडा है, उसी एजेंडे के तहत और विकसित भारत का एजेंडा हमारे पास है। आपका सवाल विकसित भारत का एजेंडा लेके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और तीसरे क्रम में और जाएगा। अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होगी। मैं भाषण दे रहा हूं, तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा आपके पास एक विजन है, कांग्रेस पार्टी के पास एक विजन है जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन है। सवाल मेरा यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए प्रवक्ताओं की बैठक हुई। कांग्रेस की क्या रणनीति है वर्सेस में? नहीं, आप बीजेपी वालों की मीटिंग आज हुई है। आज से 8 दिन पहले कांग्रेस के सभी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो हमारे करंट सेंटर के लोग हैं और जो हमारे लोग हैं उनकी जंगल में मोर नाचा मीटिंग में आप पीछे मत बोलिए। आराम से सर, जवाब दे रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, कांग्रेस की क्या आफत है? ये बहुमत के पंख लगाकर हवा में मत उड़िए, जनता के बताइए।
काउंटर भारतीय का जनता मौका पार्टी सभी का को परिवार मिलेगा। बढ़ रहा है, प्लीज। कांग्रेस को आफत क्या है? इतनी ईर्ष्या कांग्रेस को क्यों है, आप ये बताइए पहले। नहीं, हमें कोई ईर्ष्या नहीं, हम तो खुश हैं। मोदी खुश जी ने है। सबसे अधिक गला काटा है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं का गला काटा है। आपकी कांग्रेस- जेब काट ली है कांग्रेस को और आप बेरोजगार फिर भी बनाया खुश मोदी हैं। जी ने। तो ये तो आप देखिए ना, ठीक है, इसमें प्लीज तो हम क्या आशीष कर जी सकते अपनी हैं? बात रखिए, हम तो फिर भी वर्सेस नहीं, में क्या? लोकतंत्र और संविधान का शब्द आते ही ये बुलबुलाने क्यों लगते हैं? अब मैंने एक सवाल पूछा कि यूसीसी और मूल निवास के मुद्दे को एक साथ कैसे लेके चल सकते हैं, उसका जवाब इनके पास नहीं है। जातिगत जनगणना को क्यों नहीं चल लेकर सकते? क्यों बिहार नहीं लेके पहला चल सकते? राज्य था यूसीसी जिसने अपना राज्य में अलग लागू किया। अलग तो क्या कैटेगरी उस में है और जातिगत मूल जनगणना निवास को बिहार अलग में लागू कैटेगरी की रखेंगे या समस्या है। हटाएंगे? 2 दिन हो गए, 1.5 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई वक्तव्य सामने नहीं आया। एक तरफ अमित शाह वो पता नहीं किस को भवन में घुसे हुए हैं, उन्होंने सैनी कहा जी, था पता कि है नीतीश पिथौरागढ़ कुमार में हवाई कभी सेवा कभी दरवाजे शुरू हो बंद गई है। होंगे। आज उनका दरवाजे खुल पिथौरागढ़ गए, हवाई नीतीश सेवा कुमार शुरू हो जी चुकी है सत्याग्रह आज। गए और वो अमित शाह जी का पता वही ही नहीं मुद्दा है वो खत्म कहाँ हो पर गया है। आपका। ठीक है, सैनी जी, पिथौरागढ़ की हवाई सेवा शुरू हो गई है। कौन सा मुद्दा खत्म हुआ? हवाई कौन सा सेवा मुद्दा खत्म हुआ बताइए जरा। कांग्रेस का मुद्दा ही खत्म हो अरे गया। आप लोकसभा अंकिता चुनाव में भंडारी का कांग्रेस लड़ ही नहीं हत्यारा, पाएगी। मैं बता रहा अंकिता हूं। भंडारी का हत्यारा आपकी कांग्रेस पार्टी में लड़ ही पद नहीं पर बैठा हुआ पाएगी। है। आपके पास आप ताकत है मुद्दे की लोकसभा बात चुनाव कर में रहे खड़े हैं। होने के लिए। लोग जूता लेकर आपके तैयार पास हैं। कोई आराम से ताकत आराम नहीं से, है। ये बात कौन आपके लड़ पास- सकता नहीं, है बीच कौन में नहीं बहुत लड़ ताकत सकता, है, जिसको बोलेंगे चलता तो है ये मैं- आगे देख लिया और जाएगा। बेमतलब की आराम बेवजह से, की आराम बयानबाजी से। यहाँ पर आप देखिए लेकिन ये ठीक है, पीछे बोल रहे हैं, मैं निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि गारंटी पिथौरागढ़ की देकर हवाई सेवा कि शुरू अगर हो मेरी- चुकी है। मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है, आराम से ना आपको बोलने से बोलने कोई का बात नहीं, क्या मौका फर्क मिल पड़ रहा रहा है सर, प्लीज आप लोग ऐसे नहीं, ये बार-बार बीच में क्यों बोल रहे ठीक है, हैं? ठीक ये है, कर रहे हैं क्यों- कि क्यों सैनी जी, बिल्कुल आ जाता है आप सही बुलवा रहे सवाल हैं। उठते ही? ठीक है, आप कांग्रेस बुलवा के रहे हैं, प्लीज आप अपनी गलत बात बयान रखिए, कर अपनी रहे बात हैं। रखिए, और भी गेस्ट और हैं। कांग्रेस आप की टीवी पर सोशल गलत मीडिया बयान पर कर एक रहे हैं। कौन आशीष से जी, बहुत घबराते वैशाली हैं जी लोग। प्लीज अब शांत हो जाइए। आशीष जी अपनी बात रखिए, फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊंगी। नहीं, मैंने केवल 2 विषय रखे हैं और हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका जवाब इनके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इनको बताया नहीं है कि सबको जवाब भी देना है। इन्हें सिर्फ ये बताया कि जो भाषण यहाँ इन्होंने 4 आपके दिन पहले दिया था, बयानों वही पर भाषण जवाबों इन्हें की आज जरूरत चैनल नहीं पर पड़ती देना है। ठीक है, एक ठीक वो है, अपने आप है। सवाल उन्होंने मैंने कहा उठाए कि हैं, जंगल मोड़ नाजा एक किसने देना, विपक्ष खिसियानी के बिल्ली तौर खंबा पर, नोचे। आप एक मेरे इन विपक्ष 2 के तौर मुहावरों का फिर जवाब साली जी, दीजिए। फिर विपक्ष के तौर पर मेरा सवाल बिल्कुल क्लियर है ठीक है, कि मूल निवास और यूसीसी में इनकी राय क्या है, दोनों में से किसको लागू किया जाएगा, सिर्फ इतना बता दें। एक सवाल से शुरू करता हूं और एक पे ही खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है, पिरसाली जी जवाब मैं लूंगी, लेकिन आपके लिए जो विपक्ष है वो आवाज उठाएगा, वो सवाल उठाएगा, इसीलिए वो विपक्ष में बैठा हुआ है। दूसरी बात ये सर कि जो कांग्रेस या फिर कोई भी अन्य विपक्षी दल आवाज उठा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई या फिर महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध, क्या ये आपकी नजर में मुद्दे नहीं है? क्या ये अगर उठाया जा रहा है तो क्या इसे मुद्दा विहीन पार्टी कहा जाएगा? देखिए दिव्यदर्शन जी, अगर विपक्ष जनता के हित में मुद्दे उठाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो खुद अपने हित में जब मुद्दा उठाने लग जाते हैं। अभी आपने देखा कि 2 दल हैं हम पर हैं, कांग्रेस और यूकेडी। उन्होंने कहा हमारी राजनीतिक मजबूरी है इनको पकड़ना। यूकेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इन मुद्दों को पकड़े रहना हमारी राजनीतिक मजबूरी है। कांग्रेस बोल रही कि हमारे लूट का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो अगर जनता की अगर इनमें सोच होती है तो जनता इनको आगे बढ़ाती है, जनता ने इनको किनारे कर दिया। अब बात यहाँ पर यूसीसी, मैं इनका जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब सुन लीजिए जरा आशीष सैनी जी, सुन लीजिए जवाब अपना। यूसीसी भी लागू होगा, भू कानून भी लागू होगा और मूल निवास भी लागू होगा, सारा लागू होगा। जब ये राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है तो इस भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ के समस्याओं का निदान कर सकती है और शहीदों के सपनों का उत्तराखंड का कोई बना सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। कांग्रेस को दम लिया, कांग्रेस को देख लिया है, कांग्रेस को देश में भी देख लिया, कांग्रेस को इस राज्य में भी देख लिया। इस राज्य से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, न आंदोलन से न राज्य बनने से। आप कहते हैं समान नागरिकता देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं समान नागरिकता नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हैं? किसने कहा समान नागरिकता? ड्राफ्ट आ रहा, ड्राफ्ट में देख लीजिए। आप टीवी चैनल पर बैठकर बात कर रहे हैं। किसने बोला? प्रदेश आपको किसने कहा कि समान आप बताइए ना, दोनों चीजें देखिए, इस देश का संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को समान कानून दे, समान कानून व्यवस्था के तहत माननीय मुख्यमंत्री ने मेरा उठा रखा है कि यूसीसी लागू होगा। सर मेरे छोटे से सवाल का जवाब और अंकिता भंडारी का हत्यारे को गोद में लेकर घूम रहे हैं आप, कौन से कानून की बात कर रहे हैं? मैंने वही सवाल दोहराऊंगी जो मैंने पहले किया था कि बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के प्रति अपराध, क्या ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है जो विपक्ष उठा रहा है? मैंने आपको जवाब दिया दिव्यदर्शनी जी कि अगर जनता का मुद्दा ये उठाते तो जनता इनको हाथों हाथ लेते। ये अपना मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी हर उस मुद्दे को उठा रही है जो जनता की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के जनहित की सरकार को देखते हुए दोबारा मौका दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस देवतुल्य जनता के जनादेश का सम्मान कर रही है। और हमारे लिए सारे मुद्दे, हमारे लिए बेरोजगारी मुद्दा है, हमारे लिए बेरोजगारी मुद्दा है। इस प्रदेश का मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारा मुद्दा है और हम करेंगे समाधान। इसलिए आपके प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री debate आकर क्यों बना पत्रकार देते हैं वार्ता सर? नहीं प्लीज करते। आप लोग शांत हो जाइए, एक मिनट शांत, एक एक करके बात रखिए। नहीं, नहीं, ये BJP बताइए कांग्रेस ना, मेरी बारी नहीं हो मेरी रहा बारी है, मैं बोल के बताना सरकार चाहता बनाते हैं। एक मिनट। मेरी बारी है। आशीष सैनी जी, थोड़ा सा बहुत ठीक है, टाइम ले लिया आपने। लेकिन नहीं, प्लीज जब मेरी बारी थी कर तब आप देंगे भी बहुत बोल रहे थे। ठीक है, मुझे आप मैं यहाँ कह रहा हूं पे उत्तराखंड के जो हर competition मुद्दे कर दीजिए। प्लीज सर, उत्तराखंड के हर मुद्दे को सरकार बहुत संजीदा से ले रही है, किसको बीच में बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करता है? संजीदगी एक से ले मिनट। रही है। कौन किसको बीच में दिव्यदर्शनी जी, काउंटर करेगा? ये कंपटीशन नहीं है सर, ये डिबेट है। आप लोग अपनी बात अपने समय पर रखें। पिरसाली जी, मेरी सवाल इतना सा है, लोकसभा चुनाव है, सांसदी का चुनाव है, सांसद कहाँ है? सांसद सब अपनी अपनी जगह पर हैं, काम कर रहे हैं, जनता के बीच में है। अपने अपने अगर उनको में देखना हो घुसे तो अपने अपने क्षेत्र में जाना पड़ेगा। सांसद जहां पर काम कर रहे हैं वहीं पर हैं, सांसदों को जहां होना चाहिए वहीं पर हैं। जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि जहां होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का हर जनप्रतिनिधि अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि इस प्रदेश को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है तो इस प्रदेश के हर मुद्दे को और अपने शहीदों के सपनों के आधार पर अगर कोई बना सकता है तो वो ताकत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। मैं इसको डंके की चोट पर कहना चाहता हूं। और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां जिनका इस राज्य आंदोलन से मतलब नहीं है, इस राज्य बनाने में आंदोलन नहीं है, वो उत्तराखंड की उस पर सलाह नहीं दे सकते हैं। जनता ने नकार दिया इनको, जनता नकार चुकी है। राज्य आंदोलन में सभी राजनीतिक दल, इवन बीजेपी के भी राजनीतिक नेता थे, तो उसमें किसका हाथ था किसका नहीं है आज विषय नहीं है। दीपक रावत जी, यहाँ पर कौन जनता का सबसे बड़ा हितैषी है, ये राजनीतिक दल प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सवाल आपसे घूम फिर के वहीं आ जाता है, क्योंकि राजनीतिक दलों का जो है कंपटीशन ही यही है। आप लोग क्यों पिछड़ रहे हैं? ना आप लोगों का जो है संगठन मजबूत हो पा रहा है, ना आपकी आवाज जनता तक पहुंच पा रही है, जबकि यही आवाज तो बाकी राजनीतिक दल भी उठा रहे हैं। दिव्यदर्शनी जी, जो राजनीतिक वातावरण इस टाइम बना भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ है, उसमें राष्ट्रीय स्तर में और प्रदेश स्तर में जो वो सिर्फ हिंदुत्व का जो एक उनका मुद्दा है, जिसके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी राजनीति करती है, और काफी लंबे समय लगा है वो उसको इस माहौल को बनाने में, और अब जाके वो उस माहौल को बनाने में कामयाब हुई है, और अब उसको वो भुनाना चाहती है राजनीतिक रूप से। इसमें जो जिन विषयों को आपने बोला कि जो अंकिता भंडारी का केस हो, महिलाओं का केस हो, या बेरोजगारों का हो, ये सारे मुद्दे, इन सारे जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं या राम मंदिर का मुद्दा है, इस मुद्दे के आगे सारे के सारे गौण साबित हो रहे हैं। और ये इसका जो रिजल्ट है वो क्या है कि इसका नुकसान सिर्फ यहाँ के जो लोग हैं, जो एक व्यक्ति है, जो आम आदमी है, उसी को भुगतना पड़ेगा। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन अगर किसी को स्वास्थ्य की समस्या है, किसी को शिक्षा की समस्या है, किसी को रोजगार की समस्या है, तो राम जी तो आएंगे नहीं। राम जी तो भारतीय जनता पार्टी के रूप में ही आएंगे, पर भारतीय जनता पार्टी उनके गुणगान से बाहर आए और फिर अगर करने की चर्चा करे, तब तो उनकी समझ में आएगा। अब विषय देखिए, अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग कहते हैं कि हमने 5 लाख का इंश्योरेंस दे रखा है, आयुष्मान कार्ड दे रखा है, तो इनसे पूछिए पिछले 10 साल से ये डिंगे भरते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने कौन से पहाड़ी जिले में कोई अस्पताल खोला है जहां वो बेचारा पहाड़ का आम आदमी उस 5 लाख के कार्ड का यूज कर सके? यहाँ पर अगर किसी को थोड़ा सी भी समस्या होगी, वो तुरंत एम्स, 1 घंटे की दूरी में आपके रिश्ते से एम्स है, वहां चले जाएगा, अपना इलाज करा लेगा उस 5 लाख के आयुष्मान के कार्ड से। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताया कि अगर सुदूर पहाड़ में अगर किसी को वही समस्या इसका सामना करना पड़ा जो यहाँ पर देहरादून में रहने वाले लोग हैं, तो वो कौन सा अस्पताल जाएगा? जब तक वो एम्स में आएगा तब तक तो उसके प्राण पखीर हो चुके होंगे। पिछले विडंबना देखिए, दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक सरकारी बड़ा अस्पताल बता दीजिए जो खुलवाया उन्होंने। ये तो स्वास्थ्य की बात मैं कर रहा हूँ, ये इनका एक स्कूल बता दीजिए, ये स्कूल की बात बता दीजिए। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा के इनके 5 सांसद जीत के जा रहे हैं लगातार, 2 बार के जीते हुए हैं। मैं प्रवक्ता साहब से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, सांसद निधि का ब्यौरा बता दें, कहां कहां इन्होंने खर्च कर रखा है। इनके पास पिछले 10 साल का बता दें कि इनके जो सांसद थे, उन सांसदों ने कौन सांसद निधि का कहां कहां यूज करा, कहां कहां दिया है, किस किस को दिया है, किस रूप में जनता की सेवा करी है, ये बता दें। अभी हाल एक चेहरा भी नहीं दिखेगा, जिसमें कई सांसद तो फिसड्डी साबित हुए अपनी सांसद निधि। दिव्यदर्शनी जी, ये सिर्फ मोदी जी के चेहरा आगे कर राम का नाम लेकर सिर्फ इसी नाम पे लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और लोकसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं। ये सांसदों के नाम पे अगर चुनाव जीते हैं, सांसदों के कार्य जो उन्होंने कार्य किए हैं, अगर उन्होंने जनहित के कार्य किए हैं, उनके नाम पे जीते हैं, तो समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी अच्छा है। लेकिन समस्या क्या है कि सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे और राम के नाम पे
ये आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव को जीतना चाहते हैं और हो सकता है संभव भी हो जाए। ठीक है, नवीन जी आपसे जवाब लूंगी मैं। सुभाष झा जी, यहाँ पर हमने बात करी तैयारियों की, तो आज जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं उनकी बात हो रही थी, आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले समय में सोशल मीडिया था नहीं, लेकिन जब से उसका प्रचलन हुआ है तब से दुष्प्रचार भी हमने देखा है। जब डिबेट्स में ऐसे आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सभी राजनीतिक दलों से कि किस तरह से प्रचार प्रसार होने वाला है? आपके सवाल पर पहले मैं आता हूं। पहले दोनों प्रवक्ताओं को थोड़ा सा मैं चुटकी ले लूं। अभी हमारे नवीन भाई ने कहा कि जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, तो कांग्रेस का तो सही में किसी ने नहीं देखा, लेकिन इनके 5 सांसद कहाँ घूम रहे हैं ये भी किसी ने नहीं देखा अभी तक। सारी मीटिंग तो लोग देख रहे हैं, लेकिन इनके 5 सांसद अभी तक कहाँ घूम रहे हैं ये भी किसी ने नहीं देखा, और जो गोद लिए थे वो गांव कितना चमका ये भी किसी ने नहीं देखा। अब आते हैं जरा मुद्दे पर। इन्होंने कहा कि एक चीज हमें बताइए कि कांग्रेस को इस चीज को समझना पड़ेगा। निश्चित तौर पे यूसीसी और समान नागरिक संहिता और मूल निवास वाला मामला विरोधाभासी है, उनका प्रश्न बिल्कुल सही है और वाजिब है। अब पता नहीं इसमें संतुलन मुख्यमंत्री जी और भाजपा कैसे बिठाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन सारे मुद्दों पर ये कांग्रेस वाले लोगों से भी पूछिए। ये तब मैं कह रहा हूं कि जबकि हिंदुओं को बांटने वाला कानून था SC ST एक्ट, जो मोदी जी ने लाया था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट करके। एक बात, ये मोदी जी की गलती थी या सही थी वो भाजपा जाने, लेकिन कांग्रेस जब ये बात कांग्रेस वाले लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जब भी थोड़ा सा कंफर्ट लेवल में आते हैं, ये तमाम सेकुलर पार्टियां, तो ये तुरंत जो है दलित, महादलित, ओबीसी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सब माने हिंदुओं को जितना तरीके से बांटा जा सकता है ये बांटने की कोशिश करते हैं। अब लोगों के पास मान लीजिए भाजपा से लोगों की नाराजगी है और भाजपा से लोगों की नाराजगी 100% प्लस है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को अगर 2 ही चीज ऑप्शन लोगों के पास है, दो विकल्प है। एक विकल्प ये है कि हिंदू मुसलमान पार्टी को वोट दे, और एक उसके पास जो विकल्प है वो ये है कि दलित, महादलित, ओबीसी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, स्वर्ण, गैर स्वर्ण किसको वोट दे। तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि फिर वो भाजपा को चुनेगी, बहुसंख्यक समाज। ये समस्या है और इस पर पता नहीं कांग्रेस को ये मैकेनिज्म क्यों समझ नहीं आया, राहुल गांधी को ये बात क्यों समझ नहीं आया। अभी थोड़ा सा आप देखिए, मैं उदाहरण देता हूं, कर्नाटका में और हिमाचल में कांग्रेस ने जीता, उसके बाद राहुल गांधी का बयान आता है कि हम राजस्थान में अगर इस बार सत्ता में आए तो हम ऐसे ही जातीय जनगणना कराएंगे। आर्थिक जनगणना की बात कोई नहीं करता, कोई ये बात नहीं करता कि ठीक है जातीय जनगणना के साथ ही उन जातियों में अमीर लोग जो है उनको अलग किया जाएगा, जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण मिलेगा। इसकी बात कांग्रेस नहीं करती। जब आप ये बात नहीं करेंगे तो लोगों को लगेगा कि इसका मतलब ये चीज कैसे हो सकता है कि संप्रदायवाद गलत है और जातिवाद सही है। अगर गलत है तो दोनों गलत है और विभाजन समाज में पैदा करता है, तो एक पार्टी एक जगह विभाजन पैदा कर रहा है, एक पार्टी 100 जगह विभाजन पैदा कर रहा है। इस मैकेनिज्म को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप सांप्रदायिकता के खिलाफ जातिवाद की लड़ाई खड़ी करके नहीं लड़ सकते। और ये बात आज तक कांग्रेस को ये बात समझ नहीं आई, और इस बार नतीजा हुआ कि राजस्थान चुनाव हारी, अभी हाल में जितनी चुनाव हारी है, मध्य प्रदेश में चुनाव हारी, उसका मूल कारण ये था। इसलिए यहां भी इन चीजों का निदान कांग्रेस को खोजना होगा और कांग्रेस ढूंढे अपने में कि हमारी कमियां क्या हैं, अपने संगठन को मजबूत करे। दूसरी बात, जो कांग्रेस यहाँ अपने नेता अपने होमवर्क पहले से शुरू कर दे जो कहीं नहीं दिख रहा, और ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारी गोपनीय मीटिंग हो रही है, हम अलग मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए कि मीडिया को सारी खबरें होती हैं। आप ही के नेताजी लोग बता दिया करते हैं कि कहाँ क्या हुआ और कहाँ क्या नहीं हुआ। ये भाजपा से भी खबर हम लोगों के पास आ जाती है और कांग्रेस से भी आ जाता है। आप सामान्य तौर पर औपचारिक तौर पर कुछ कहें या ना कहें। बिल्कुल। नवीन पिरसाली जी शॉर्ट में अपनी बात रखिए, उसके बाद जी। मैं दिव्यदर्शन जी, जाहिर तौर पर सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, राजनीति को बहुत अच्छे तरह जानते हैं, छात्र जीवन से अपनी राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर रखी। और ये राजनीति है, राजनीति में हर एक को अपना संगठन बढ़ाने की, अपने बल को बढ़ाने की स्वतंत्रता है और वही भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, लेकिन उससे कुछ दलों को परेशानी हो रही तो उसमें कोई उपाय भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अब बात यहाँ पर आई, आपने देखा होगा देश अब जाति उससे बहुत ऊपर उठ चुका है। जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पहली बार आज़ादी के बाद ये देखा देश में सभी लोग जाति धर्म के उस बंधन से छूटकर मुक्त होकर एक हो गए थे और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ मनाया। और ऐसा भी नहीं कि सभी वर्गों ने मनाया, सभी वर्गों ने एक दिवाली की तरह दिए जलाए और प्रभु राम का स्वागत किया। अब आज समस्या क्या है, आज जब देश एक ओर बढ़ रहा है, देश को
प्रगति की आवश्यकता है, देश को आर्थिक स्तर पर जब विकास की जरूरत है तो उसमें हम देश को जाति उसमें नहीं बांट सकते। अब ये विचारधारा को कांग्रेस नहीं समझ पा रही वास्तव में। और दूसरी बात, अभी यहाँ पर माननीय प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भी क्या हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ, उसके क्षेत्र में क्या हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर 60 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को नेहरू जी ने शुरू किया था एक एम्स से, और अगर लास्ट तक अगर उसको मनमोहन सिंह जी की सरकार तक अगर देखें तो 6 एम्स बने हैं और आज एम्स की संख्या 24 है। तो मोदी जी के कार्यकाल में 18 एम्स बन चुके हैं। जहां मेडिकल कॉलेज की 350 मेडिकल कॉलेज थे 2014 से पहले, तो आज मेडिकल कॉलेज की संख्या 700 है। आज आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान इस देश की कोविड से पहले की चिकित्सा की व्यवस्था क्या थी, उसके बाद क्या थी। हमारे उत्तराखंड में एक प्लांट, ऑक्सीजन का प्लांट नहीं था। आज हर हॉस्पिटल में जिला स्तर पर ऑक्सीजन का प्लांट है। जिला जरूरी पड़ गया ना सर, इस नहीं बार तो ऑक्सीजन किया ना सरकार ने, किया। मैं यही तो बोल रहा हूं, सरकार ने किया, वैक्सीनेशन दिया, 230 करोड़ वैक्सीन लगाई पूरे विश्व को। भारत ने ऑक्सीजन भी इन्हीं लोगों ने बेचा था जिसकी वजह से लोग मरे। इन्होंने विदेशों में ऑक्सीजन बेच दिया, लोगों को पता ही नहीं था। जब वैक्यूम क्रिएट हुआ तो इतने लोग मरे, इसके लिए जवाबदेह यही लोग हैं। जहां साहब ऑक्सीजन की कमी, ये बात भी बोलिए, ऑक्सीजन की कमी थी। आप देखिए, जब ऑक्सीजन की डिमांड एंड सप्लाई पर इकोनॉमी सारी रहती है, आपको पता है। जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसको अगर आप इस तरह से देखेंगे तो गलत होगा। मैं कह रहा हूं कि उस डिमांड को क्रिएट करने के लिए आज सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है वो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है और आगे भी अच्छी व्यवस्था होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लेवल पर हो, चाहे वो डिप्लोमेसी के लेवल पर हो। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बेंचमार्क स्थापित किया है उसका कोई सानी नहीं है। इसलिए इस देश की जनता जानती है और जो हमारे प्रवासी भाई विदेशों में रहते हैं वो भी जानते हैं कि मोदी की सरकार के आने के बाद भारत की साख को कितनी बढ़ोतरी हुई है। उस बढ़ोतरी का प्रभाव है कि आज सब खींचे हुए आ रहे हैं, उस चुंबकीय शक्ति से सब लोग खींचे हुए आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर सत्तासीन होने जाएगी। बिल्कुल, हमें गर्व होगा जब हमारी सरकार हमारे लिए कुछ करती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है। जब जनता चुन के भेजती है किसी भी जनप्रतिनिधि को, तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जनता के हित के काम करे, और ये जनता सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आउट ऑफ गुडविल तो कोई कुछ काम नहीं करता है। तो मैं चाहूंगी कि चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, कोई भी अन्य पार्टी, तो अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से जो जनता के लिए किया गया है वो जरूर जनता के सामने रखे जाएं। और मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और आशीष सैनी जी आपसे शुरू करूंगी। शॉर्ट में प्लीज फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं 4-5 चीजों में बताऊंगा। सबसे पहली बात कि 14 लाख लोग 2014 के बाद करोड़पति लोग देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। दूसरी बात, जो अभी SC ST और OBC के बारे में हमारे माननीय जो पत्रकार हैं इन्होंने बैठ के बताया है, जब हजारों साल तक आप 90% आबादी का शोषण करेंगे और शोषण की तमाम कहानियां मौजूद हैं, और आज जब उन जातियों को उनका हक देने की बात आई और उनका पक्ष करने की बात आई, तो आप धर्म का एजेंडा लेकर समानता की बात करते हैं। आप यदि भारतीय जो संविधान है उसका प्रथम पेज पढ़ेंगे, समानता और अवसर, समानता जो है वो अवसर की है। आप उसका आर्थिक आधार बनाइए ना। उन जातियों में जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण दीजिए ना। उनकी समझ में नहीं आएगा ना। आशीष जी, मेरे पास समय की कमी है, शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए सर प्लीज। नहीं, आप बीच में मत। आपके लिए तो दलित मायावती भी हो जाती है, रामविलास पासवान भी के बच्चे भी हो जाते हैं। ठीक है सुभाष जी, प्लीज, मेरे पास समय की कमी है, प्लीज अपनी फाइनल कमेंट। सुभाष झा जी तो अपना मनुवादी एजेंडा लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। ये RSS का असली चेहरा है। सैनी जी, इतने इशारों को अगर सुभाष झा जी के इतने इशारों नहीं, मैं दिव्य दर्शन जी एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर सुभाष झा जी के इशारों को कांग्रेस नहीं समझ पाई तो इसका कोई भला नहीं कर सकता। जहाँ साहब आप खाली कांग्रेस को मारने में लगे पड़े हैं, कोई भला नहीं कर सकता कांग्रेस का। छाती पर पैर रखकर समानता का कोई भला नहीं कर सकता और आपसे डट कर लेंगे। प्लीज, ठीक है, आपको देना पड़ेगा। फाइनल कमेंट प्लीज। भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर टिक कर देगी। ठीक है, बिल्कुल जनता को देगी। भारतीय जनता पार्टी घुटनों के बल जनता का पूरा करेगी। डिस्कशन का टाइम खत्म हो गया है और वही कर रहे हैं, आपके आपको तो कराए दिव्य दर्शन। नहीं तो उखाड़ फेंकेंगे आपकी सरकार को। ठीक है, नवीन पिरसानी जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात ये रखूंगा कि दिव्य दर्शन जी 10 साल के कार्यकाल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मतों के साथ, ज्यादा सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में तीसरी बार सत्तासीन होने जा रही है, देश की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से। बिल्कुल, दीपक बिना पत्रकार वार्ता के। दिव्य दर्शन जी, मैं तो चाहूँगा कि आगामी आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी
जो इनके 5 सांसद हैं उनको भी अगर जो सांसद उनके लोगों के बीच ले जाए उनको, क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो लोगों के बीच गए हैं पिछले 5 साल में, अगर दिखा दें तो शायद गाँव भी दम शायद तोड़ चुके हैं भाई साहब। हम गाँव में भी जाए, हो रहा है। जो सुदूर गाँव का हो चुकी है। व्यक्ति, जो सुदूर जनता प्रांत देख में चुकी है रहने आपका वाला बल। पहाड़ का व्यक्ति वोट डालता है लोकसभा के चुनाव में, ठीक है। अगर वहां तक वो तो घूमने जाए या उनको देखने जाए, उनसे हालचाल पूछने जाए, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात होगी। बिल्कुल। सुभाष झा जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए, बड़ी सीधी बात है कि कांग्रेस को अपना होमवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। मुद्दे 1000 हैं यहाँ लोगों को उभारने का, लेकिन मुद्दा को उभारे कौन, समस्या ये है। उसके लिए कांग्रेस को अपना तंत्र मजबूत करना पड़ेगा। और अंत में बात मैं यहाँ खत्म करता हूँ कि राम जी का मंदिर बना दिया गया है। अब आप राम जी से जाकर के रोजगार मांग सकते हैं कि हे भगवान रोजगार दीजिए। राम जी से जाकर के कह सकते हैं कि हे भगवान रुपया जो है 62 रुपए से 86 रुपए 83 रुपए हो गया। आप ये भी सारा दुखरा आप राम जी को जाकर के कहें। मोदी जी को कोई दुखरा मत कीजिए, इसलिए कि मोदी जी ने राम जी को ला दिया है और राम जी से सारा दुखरा आप लोग बात अपना करेंगे। और यहाँ जो है उसी सहारे भाजपा इस बार चुनाव की अपनी नैया जो है पार लगाएगी। इसके लिए कांग्रेस तैयार है। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की 2024 की क्या तैयारियां हैं, कौन पार्टी कितनी तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज ही अपने सभी सोशल मीडिया प्रभारियों को, प्रवक्ताओं को एक बैठक के जरिए समझाने की कोशिश की है कि आगामी चुनावों के लिए क्या रणनीति होगी, किस तरीके से सरकार की बातें आगे रखे। तो वहीं कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और 5 सीटें जीतेगी। अब देखनी है तो वक्त बताएगा कि जनता किसके साथ देती है और किसकी बातें, किसकी आइडियोलॉजी जनता को ज्यादा समझ में आती है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।